क्या बिहार में फिर बड़ा खेला होने वाला है? नीतीश कुमार फिर बीजेपी से दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? आरसीपी सिंह के बहाने बीजेपी और जेडीयू में खाई बढ़ती हुई दिख रही है। आखिर क्या बिहार में फिर से बीजेपी और जेडीयू की राहें जुदा होने वाली हैं? आगे करेंगे हम इसी पर बड़ी बहस। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान भी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है और आने वाले समय में ये पता चल रहा है। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे आरसीपी जी, उस वक्त ये भ्रष्ट नहीं थे। जब ये आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक्त ये भ्रष्ट नहीं थे। बिहार की राजनीति में बवंडर, गठबंधन में दिख रही है कांट। जो हम लोगों को केंद्र सरकार में शामिल होने में जनता दल यू की कोई रुचि नहीं है। नीति आयोग से नीतीश की दूरी, क्या है मजबूरी? आरसीपी जी से तो ज्यादा है भाजपा के मंत्री और नेता जो बिहार के, उन्होंने कमा करके बैठे हुए हैं। दिल्ली से दूरी, लेकिन पटना में कार्यक्रम जरूरी। जेडीयू से आरसीपी की विदाई। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बने, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। वो कभी संघर्ष के साथ ही नहीं रहे, वो सत्ता के साथ ही रहे। बीजेपी जेडीयू में बढ़ी खाई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहाँ कहाँ हुआ और कैसे कैसे हुआ। क्या बीजेपी जेडीयू में फिर लड़ाई? बिहार में बीजेपी जेडीयू जुदा जुदा। तो बिहार की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है और इसी को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि बिहार में आगे होने क्या जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन मौजूद हैं। इसके साथ ही कई और मेहमान। आरजेडी की तरफ से आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू नेता अजय आलोक को भी आप हमारे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। साथ ही जनसत्ता मुंबई के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन शुरुआत मैं कर लेती हूं, जो जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजीव जी, कई आरोप और प्रत्यारोप का दौर इस वक्त जारी है। आरसीपी सिंह की तरफ से इस्तीफा देने से पहले कई बड़े आरोप आप लोगों पर लगाए गए। आज ललन सिंह सामने आते हैं, वो कहते हैं कि यहां तो साजिश हो रही थी, यहां तो चिराग मॉडल तैयार हो रहा था। नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन ये कह गए कि बहुत कुछ हो रहा था जिसके पीछे कई ऐसे चेहरे हैं। तो ये सब कितना वक्त अभी और लगेगा जब जेडीयू इन तमाम बातों का खुलासा करेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ललन सिंह जी ने जो भी संकेत दिया है, साथ साथ ये भी कहा है कि समय आने पर इन आरोपों के समर्थन में तथ्य के साथ वो जानकारी देगी। इसीलिए मैं उस पर चर्चा करने के बजाय मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गठबंधन धर्म का निर्वहन किसी एक दल विशेष की जवाबदेही नहीं है। ये साझा जिम्मेदारी है और एक अलायंस को अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल का जो दौर है, जो अटल जी के दौर में गठबंधन का मॉडल है, उसका अनुकरण गठबंधन के लिए किसी भी हालत में किया जाना चाहिए, जहां एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, जहां असहमतियों का नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस जैसी किसी व्यवस्था के जरिए सम्मान किया जा सके, और साथ साथ बड़े जो भी बिल्स लेकर के आप आते हैं उनमें सभी दलों की भूमिका सुनिश्चित करें, उनकी राय जरूर लें। फैसलों को थोपने के बजाय बहुदलीय लोकतंत्र में एक सुलझे हुए गठबंधन की जो भूमिका है, चाहे आपको प्रचंड जनादेश हो, लेकिन जनता से जिस समय में आपने मैंडेट मांगा उस समय सभी दलों के चेहरे आपके साथ होते हैं और उनके कार्यकर्ता भी आपके साथ होते हैं। तो इस जीत में सबकी हिस्सेदारी होती है। किसी बड़े दल को इसका ज्यादा लाभ मिलता है अपेक्षाकृत छोटे दलों को उसके मुकाबले, चूंकि उनका प्रभाव क्षेत्र थोड़ा उनके मुकाबले कम होता है, तो उन्हें उसके अनुपात में हिस्सेदारी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जिक्र करके ये बात जरूर ललन सिंह जी ने एक बार फिर से स्मरण कराया है कि हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थे और बड़ी पार्टी पुनः बनते इसलिए कि वोटों का जिस कदर विभाजन हुआ उसकी वजह से
43 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को संतोष करना पड़ा। और ये चुनाव के दौरान गठबंधन में शामिल सबसे बड़े दल को पता था और उनके दल के अनेक नेता चिराग पासवान के दल में जा रहे थे और बाद के दिनों में उन नेताओं की घर वापसी भी भारतीय जनता पार्टी में हुई है। इसीलिए इन आरोपों को बहुत सही तौर पर नकारना मैं नहीं समझता हूं मतलब कि ये उचित होगा। और हम लोग ये माने और बिहार की जनता को भी बताइए ना कि गठबंधन में गांठ पड़ गई है ना। आप बड़ी पार्टी कह रहे हैं, नाम भले ही ना ले रहे हो यहाँ पर, इसका मतलब तो यही हुआ। और आरसीपी सिंह की नजदीकी बीजेपी से ज्यादा बढ़ना, उनके भी बाहर जाने की यही वजह कहीं ना कहीं। देखिए, एक बात तो समझनी पड़ेगी, अगर प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार मंत्रिपरिषद को लेकर है तो परंपरा यह है कि शामिल दलों के प्रतिनिधित्व के लिए उन दलों के शीर्ष नेतृत्व से आप जरूर परामर्श करें। ये परंपरा है। सैद्धांतिक तौर पर हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन संभवतः जो परिस्थितियां जिस तरह से उभरी उसमें हमारे दल को मंत्री पद के चयन के लिए विश्वास में नहीं लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं संवादहीनता या विश्वास का संकट तो था। फिर भी जनता से किए वायदे के अनुरूप बिहार के गठबंधन में कहीं कोई दरार अब तक नहीं दिखा है। मंत्री परिषद का जो सामूहिक जिम्मेदारी है और मंत्रियों को स्वतंत्रता इतनी है कि वो अपने अपने विभागों का जो कार्य है काफी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि बिहार के मंत्री परिषद में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ज्यादा हैं, उनके दो उप मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए गठबंधन धर्म में नीतीश कुमार जी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। गठबंधन धर्म के लिए वो रोल मॉडल है पूरे देश में। ठीक है, आप कह रहे हैं, आप भले खुलकर ना बोल रहे हो, लेकिन चाहे ललन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये आपकी बात दिखाई तो दे रहा है। और जो मौजूदा परिस्थिति है बिहार की, वो यही कह रही है कि राहें कहीं ना कहीं अलग होती हुई दिखाई जरूर दे रही हैं। मृत्युंजय तिवारी, आपके पास आती हूं मैं, क्योंकि अगर बीजेपी से ये दूरियां बढ़ रही हैं, नजदीकियां घट रही हैं, तो क्या ये नजदीकियां आरजेडी के साथ बढ़ती हुई दिखेंगी? बीते कुछ दिनों हमने ऐसे कई तस्वीरें भी देखी। आरजेडी का क्या स्टैंड है इस पर? अभी काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता कल क्या होगा, लेकिन एक बात तो सब जानते हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न दुश्मन होता है, और राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले होते हैं। कल को क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या परिस्थितियां बनेगी, ये समय बताएगा। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी तो आज जनसैलाब लेकर पटना की सड़कों पर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। इस डबल इंजन की सरकार में बिहार के साथ नाइंसाफी हुई, ये बात तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी दिख रहा है। और जो ये बीजेपी का राजनीति का खतरनाक डिजाइन है, ये डिजाइन कम से कम आदरणीय नीतीश कुमार जैसे समाजवादी नेता किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि समाजवाद का थोड़ा भी अंश तो जरूर आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ पास है। इसलिए कल को क्या होगा और कौन सा गठबंधन बनेगा, कौन सा गठबंधन टूटेगा, यानी आप संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं। इंतजार गाहे बगाहे जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं आप इनकार नहीं करें। दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये गांठ अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि इसे खोल पाना आगे मुश्किल होगा? यही तमाम सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं अपने सभी खास मेहमानों के साथ। अजय आलोक भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। इस वक्त जिस तरह से पहले आरसीपी सिंह का सामने आना, एबीपी न्यूज के कैमरे पर इस्तीफा देने से पहले कई बड़े आरोप वो लगा रहे थे, आज ललन सिंह मीडिया के सामने आए, तमाम आरोपों पर भी जवाब दिया और ये भी कह गए कि उनको तो जाना था, वो तो आज नहीं तो कल जाने वाले थे, इसीलिए अपना अलग रास्ता साध गए। ये हो क्या रहा है बिहार में? क्या इस गठबंधन में गांठ पड़ चुकी है और ये खुलने वाली नहीं? देखिए, जिस तरह से समय करवट ले रहा है, उसमें क्या होने वाला है ये ना मुझे आपको बताने की ज़रूरत है ना आपको पूछने की ज़रूरत है। लोग स्वतः समझ रहे हैं कि किस दिशा में बढ़ रहा है। अद्भुत बात है, जेडीयू से मुझे निकाला गया 1 महीने पहले।
एंटी पार्टी एक्टिविटी। क्या थी मेरी एंटी पार्टी एक्टिविटी? कि मैंने उन जिहादियों पे सवाल उठाए थे जो तबलीगी जमात के लोग थे और जो कोरोना के समय में हेल्थ वर्कर्स पे, पुलिस वालों पे थूक रहे थे। तो मैंने कहा ऐसे जो भी करें तो उनको शूट एट साइट का ऑर्डर दीजिए। तो मुझे कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं करो, ये नहीं करना चाहिए, सरकार हम लोग चला रहे हैं, वोट तो वो लोग देते नहीं, लेकिन तब भी ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रदर्शन हो रहे थे नुपुर शर्मा के विरोध में हर जगह, सरकारी संपत्तियों में आग लगाई जा रही थी। मैंने इसके खिलाफ बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, क्यों, क्या जरूरत है बोलने का। अग्निवीर पर प्रदर्शन हुए, ट्रेन जलाई गई, मैंने इसके खिलाफ बोला, एक्शन ले सरकार। नहीं नहीं मत बोलो, ये है मेरी एंटी पार्टी एक्टिविटी, इसीलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। बहुत अच्छा, धन्यवाद, मैंने अपने आप को मुक्त पाया। आरसीपी सिंह पे आरोप लगे 2013 से लेकर 2022 तक में 58 संपत्ति खरीदने के। नालंदा जिला जो उनका गृह जिला है उसके 2 प्रखंडों में। बहुत बढ़िया भाई, संपत्ति खरीदी, लेकिन 13 से 22 तक संपत्ति जो उनकी पुत्रियों के पास है, उन्होंने 2010 से उनकी पुत्रियां इनकम टैक्स रिटर्न भर रही हैं। सारी संपत्ति इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई हुई है। खरीदने का सोर्स ऑफ इनकम एक्सप्लेन किया हुआ है, तो भ्रष्टाचार कैसे हो गया? ठीक है, अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे आरसीपी सिंह 2013 से लेकर 22 तक, राजीव जी हैं हमारे साथ, हमारी पार्टी में स्टीम कुली के मेरे बड़े भाई कितने हैं, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं आरसीपी सिंह का भी, नीतीश जी का भी। अगर भ्रष्टाचार आरसीपी सिंह कर रहे थे तो ये तो सीधे सवाल, और ये काम कौन कर रहा है? जेडीयू पार्टी, एक अपनी पार्टी अपनी सरकार पे 9 साल अपनी सरकार पे सीधे सवाल उठा रही है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं आरसीपी सिंह। तो इस सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन हुआ? नीतीश कुमार हुए या नहीं हुए? क्योंकि उनके नाक के नीचे बैठ के आरसीपी सिंह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार होने दे रहे हैं। आप अद्भुत है ये, मतलब ऐसा पार्टी इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसी पार्टी नहीं है जिसने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जो नंबर 2 की हैसियत रखता हो उस पर ये इल्जाम लगाया हो और उसको जस्टिफाई करने में बैठे हो। ऐसा सुना है आपने कभी? नंबर 2 ऑफ द पार्टी, नंबर 2 इन द सरकार, जो खुद ही ये लोग कह रहे हैं कि सत्ता के साथ थे, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नंबर 1 को पता नहीं है? बड़ा धृतराष्ट्र है भाई नंबर 1। तो फिर क्या नंबर 1 को कुर्सी पे बने रहने कहा क्या? ये तो हो गई आरसीपी सिंह की कहानी। बीजेपी जेडीयू का जो रिश्ता है, मैं आपको बता दूं, बीजेपी हमेशा नीतीश कुमार को बहुत पसंद करती है, एक्सेसिव फेवर करती है। शुरुआत करता हूं, 96 कितनी सीटें थी समता पार्टी के पास एमपी में? अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार मंत्री बनाया, रेल मंत्री बनाया। 2000 जेडीयू की समता पार्टी 43 सीट, बीजेपी 53 सीट, मुख्यमंत्री बनाया गया नीतीश कुमार को कि उनके नेतृत्व में। 2005 फरवरी, राजीव जी जानते होंगे, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहते थे कि कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह नहीं चाहते थे कि कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो। अटल बिहारी वाजपेयी नवंबर में खुद अपने से अगस्त में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। 2010 नीतीश जी ने थाली छीन ली, बीजेपी ने उसको ही भुला दिया, गठबंधन चला। 2016-17 वापस गठबंधन टूटा, बीजेपी फिर गठबंधन में बहुत आराम से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। 2019 लोकसभा की 23 सीटें बीजेपी ने जीती हुई थी। गठबंधन निभाने के लिए 17-17-6 का फॉर्मूला हुआ कि बराबर लड़ेंगे हम नीतीश जी, लोजपा को 6 सीटें दी जाएंगी। इतना फेवर किया बीजेपी ने। 2020 43 सीट पे हम आ गए, जिसको आज षड्यंत्र हम लोग कह रहे हैं। उसके बावजूद भी 77 सीट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। तो आप सोचिए कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कितना चाहा है। ठीक है, और उसके बाद भी अगर ये चाहत खत्म होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब राजीव रंजन जी देना चाह रहे हैं। राजीव रंजन जी, ये सवाल तो उठेगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी आती हूँ, लेकिन आप एक इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। दाहिना हाथ कहे गए आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का, और वाकई अगर उन पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप अब पार्टी के अंदर से सवाल उठ रहे हैं, तो कटघरे में तो नीतीश भी खड़े होंगे। पूछा तो उनसे भी जाएगा कि आपके दाहिने हाथ ने की, आपको भनक तक नहीं लगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक अनौपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अजय आलोक जी। राजनीतिक विश्लेषक कहना यह उचित नहीं होगा, जाने अनजाने में वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ है यहाँ। मैं एक बात जरूर कहूँगा, काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, अब एक बात ये देख लीजिए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के रिश्ते और नीतीश कुमार जी पर भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन से एहसान किए इन्होंने बताया। मैं एक बात केवल इनको बता देना चाहता हूँ, जिन दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की शुरुआत की, जो दल इसमें शामिल होते गए, कौन से दल बचे हैं जनता दल यूनाइटेड के अलावा? चाहे
किसी दौर में आप मायावती जी के साथ गए, कहीं आप नवीन पटनायक जी के साथ गए, कहीं आपने जेएमएम के साथ हाथ मिलाया, कभी आपने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया, कभी आपने अलग अलग दलों से, कई बार दलों के अंदर उपसमूह आपने खड़े किए और उनके जरिए आपने आगे का रास्ता तय किया। ऐसे अनेक दलों की फहरिस्त है और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना जनता दल यूनाइटेड, ये चार ऐसे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार मिलकर काम करते रहे। इन दलों में केवल जनता दल यूनाइटेड साथ है और जनता दल यूनाइटेड को यह फक्र हासिल है 40 वर्षों के संसदीय जीवन में नीतीश कुमार जी के पार्टी की सीटों की संख्या कम रहने पर भी बिहार में जो उनका व्यक्तित्व है, उनके कद का कोई राजनेता न भारतीय जनता पार्टी के पास है न किसी और राजनीतिक दल के पास है। कम सीटों पर भी नीतीश कुमार जी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बनाने का फैसला किया तो इसकी वजह क्या थी? भारतीय जनता पार्टी शहरों में सिमटी हुई पार्टी थी और शहरों के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं था। नीतीश कुमार जी का एक व्यापक जनाधार था और उनको चाहने वाले लोग न केवल बिहार में, देश के हर हिस्से में हैं और इसीलिए ये सफर साथ साथ मिलकर आगे चलाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अटल जी दूरदर्शी थे। अटल जी को ये पता था कि कई बार विचारों में थोड़ी असमानता हो सकती है, लेकिन इससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य सबल होते हैं। आज के दौर में आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी राय से इतर कोई भी व्यक्ति कोई अपनी राय रख सकता है। अगर आपने फैसला किया तो ये देश का फैसला है, जो नहीं मानेगा वो देशद्रोही है। मुझे नहीं लगता ऐसे शब्दावली से इस देश में लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। और अब मैं भ्रष्टाचार पर आता हूँ। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अजय आलोक जी को ये पता है कि जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है राजीव जी, जब भी किसी राजनेता मैं आपसे पूरी बात समझूंगी जिस तरह से आप भ्रष्टाचार के ऊपर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। कोई जेडीयू को डूबता हुआ जहाज कह रहा है तो कोई आगे बढ़ता हुआ, दौड़ता हुआ जहाज। लेकिन इस जहाज से कौन उतरने की तैयारी कर रहा है और कौन इस नए सफर में उसका साथी बनने जा रहा है, यह फिलहाल एक सवाल है और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पूरी चर्चा आप सुन रहे थे, क्या लग रहा है आपको कि बिहार में ये जो गठबंधन है, क्या इस गठबंधन के जो दोनों साथी हैं ये बस एक दूसरे को झेल रहे हैं और ये खाई वाकई अब बहुत बढ़ चली है क्या? नहीं, मुझे तो मृत्युंजय कुमार जी की और राजीव रंजन जी की बात सुनकर लगा कि जैसे गठबंधन टूट चुका है और ये लोग बता रहे हैं कि किस वजह से टूटा, उसके कारण क्या है। तो ये जो बातें बोली जा रही हैं, ये साथ चलने वालों की, गठबंधन के साझीदारों की बात नहीं। हमारा इको हो रहा है, जरा सा ठीक कराइएगा। जी, मैं आवाज ठीक करवाने की कोशिश करती हूँ सर, बात पूरी कीजिएगा। ये शिकायत की जा रही है कि ये बीजेपी की ओर से कमी थी जिसकी वजह से ये परिस्थिति बनी। समस्या क्या है? मूल समस्या जो नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन में, जेडीयू बीजेपी गठबंधन में है कि नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार को एक पार्टी की सरकार की तरह चलाना चाहते हैं, पहली समस्या। दूसरी, उनको ये बात उनको अभी तक पची नहीं है। देखिए, उसके उदाहरण भी है दूसरे राज्य से कि जेडीयू इस गठबंधन की नंबर 1 पार्टी से नंबर 2 पार्टी। यही समस्या उद्धव ठाकरे की थी कि शिवसेना नंबर 1 से नंबर 2 की पार्टी हो गई गठबंधन में। इसको वो स्वीकार नहीं कर पाए। आज क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं। भविष्य में क्या होगा जेडीयू बीजेपी गठबंधन का मुझे पता नहीं, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें ये तय लग रहा है कि गठबंधन तो टूट चुका है, उसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। जिस तरह के बयान एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं, जिस तरह के षड्यंत्र की बात ललन सिंह ने आज बात कही कि एक षड्यंत्र हो चुका 2020 में चिराग पासवान की ओर इशारा था और दूसरा हो रहा था आरसीपी की ओर इशारा। तो ये मतलब ये बीजेपी षड्यंत्र कर रही है नीतीश कुमार के खिलाफ। तो अब बीजेपी इससे ज्यादा क्या करना चाहिए बीजेपी को, या किसी बीजेपी के अलावा भी कोई पार्टी हो गठबंधन में, तो क्या करना चाहिए? पहले दिन से जब से अलायंस हुआ, जितनी राजनीतिक हैसियत यानी जनाधार के हिसाब से थी जेडीयू की, नीतीश कुमार की, उससे ज्यादा देने की कोशिश की गई। अलग होके देख लिया नीतीश कुमार,
राजीव रंजन जी जिस गठबंधन मॉडल की बात कर रहे थे अटल जी के, उसको तो नीतीश कुमार ने 2013 में तोड़ दिया, छोड़कर चले गए। और 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़े, 2 सीटें आई। उस समय तक उनकी छवि जो है गवर्नेंस के मुद्दे पर अपने चरम पर थी। इसके बावजूद लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें मिली। तो कई बार होता है पार्टियों को अपनी जो वास्तविक हैसियत है, जमीनी हकीकत है, उससे लगता है कि हमें जो मिलना चाहिए उससे बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। तो अगर ये गठबंधन टूटता है, आरजेडी जेडीयू का बनता है, वहां भी जेडीयू नंबर 2 की ही पार्टी होगी, नंबर 1 पार्टी वहां नहीं बन जाएगी। ओके। तो अगर नीतीश कुमार को लगता है कि बिहार के लिए, उनकी पार्टी के लिए और बाकी लोगों के लिए अच्छा होगा कि ये गठबंधन टूट जाए और आरजेडी और जेडीयू का फिर से गठबंधन बने, तो उनको इसकी घोषणा कर देना चाहिए। इसको खींचने का कोई मतलब नहीं। जो गठबंधन अंदर से दोनों पार्टियां नहीं चलाना चाहती है, उसको बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, ये मजबूरी क्या है मैं समझूंगी यहाँ पर राजीव रंजन से, लेकिन आनंद माधव भी हमारे साथ है, कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। आनंद माधव जी, कांग्रेस इस पूरे जो अभी बिहार के राजनीति में जो इस वक्त परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस कैसे देख रही है और कहां पर है? आप लोग कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद मौका देने के लिए बोलने का। सच्चाई ये है कि आरसीपी तो एक बहाना है नीतीश को निपटाना है। जो भाजपा का सत्ता का खेल है, उस सत्ता के खेल में जैसे वो हर जगह वो रचने का प्रयास करते हैं और हर जगह काफ़ी जगह उनको सफलता भी इसमें मिली है, ये सच बिहार में भी दिखने को अब सामने में बिल्कुल स्पष्ट आ गया है। शुरू से ही जब से ये दोनों गठबंधन साथ में आए हैं, तब से नीतीश कुमार जो है वो याचक की भूमिका में शुरू से काम कर रहे हैं और हमेशा ऐसा लग रहा है कि वो कुछ मांगने की भूमिका में, इसीलिए ये सत्ता का खेल चल रहा है। एक बात और ये है कि नीतीश कुमार जी और आरसीपी जी, इन दोनों का संबंध आज का नहीं है। पिछले ही साल इन लोगों ने अपने दोस्ती का सिल्वर जुबली मनाया था, यानी ये 26वां साल चल रहा है उनका। उनके सेक्रेटरी जब रेल मंत्री थे तब रहे, उसके बाद यहाँ आके सेक्रेटरी हुए। अगर ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था तो निश्चित रूप से हिस्सा ऊपर भी जाता होगा, क्योंकि ये कि जो उनके सचिव अगर कुछ कर रहे हैं, उनके साथ रहने वाले लोग कर रहे हैं। पूरे बिहार में ये बात की चर्चा थी आरसीपी टैक्स, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो उस समय क्यों सोए हुए थे जब लोग आवाज उठा रहे थे, लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उस समय क्यों खामोश थे और बने हुए थे बिल्कुल ईमानदार पुरुष और सुशासन पुरुष? तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो परिस्थितियां बन गई हैं, उस परिस्थिति में दोषी हैं। और यही नहीं, ये सिर्फ अकेले आरसीपी नहीं है। अगर जरा जांच कराया जाए इनके और भी अन्य केंद्रीय और राज्य के मंत्रियों के, तो स्पष्ट रूप से चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन जांच किस पर होता है? जब कोई सत्ता का खेल होने की बात होती है तो तब उस तरह की राजनीति होती है। इंक्वायरी बैठाइए ना, क्यों नहीं इंक्वायरी बैठा रहे हो? ईडीआई की, आईबी की, इनकम टैक्स की बैठाइए इंक्वायरी, देखिए इसमें स्पष्ट रूप से सब चीज सामने में आ जाएगी। जो इनका ये है, सच्चाई ये है कि किसी न किसी बहाने भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ, और आरसीपी प्लस बीजेपी देखिए, आप आरसीपी को अकेला मत देखिए, नहीं तो कोई और होता तो अब तक कहाँ चला गया होता। ये बात सच है, ये बात हमको और आपको सबको स्वीकार करना होगा। तो जो बिहार की राजनीति है उसमें भी आप आरसीपी प्लस बीजेपी करके देखिए, अकेले आरसीपी को मत देखिए, वरना किसकी बदौलत इतनी बातें वो कह पाते। और ये जो दूरियां बढ़ती हैं, ये सत्ता का जो संघर्ष आपस में है उसी को लेके है, और किसी तरह से ये निपटाना चाहते हैं नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे उसी का ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है। ठीक है, राजीव रंजन जी जवाब दीजिएगा। और साथ ही प्रदीप सिंह जी ने जो सवाल उठाया था कि क्या मजबूरी है, अगर आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने यहाँ पर साजिश हो रही है, पहले चिराग मॉडल और अब वही मॉडल दोहराने की कोशिश आरसीपी के चेहरे के माध्यम से हो रही थी, तो फिर मजबूरी क्या है आप लोगों की? देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी एक सुलझे हुए पत्रकार जरूर हैं, लेकिन राजनीति में आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह, इससे कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता है विचारधारा के प्रश्न पर। इसलिए कई बार वो एक दृष्टि से देखता है, अगर ये ऐलान ही करना है कि ये नहीं चल सकता है तो नीतीश कुमार जी ही क्यों करें, ये दूसरा पक्ष क्यों नहीं कर सकता है, पहली बात। और अगर गठबंधन में महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति की बात प्रदीप जी ने कही, तो मैं उनको एक बात का स्मरण करा देता हूं कि कभी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी थी, दूसरी पार्टी हुई। आपने जिस तरीके से
तख्ता पलट कराया, 40 दिनों में आप मंत्री परिषद का गठन नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपको ऐसा लगता है कि जिस दिन आपने बर्रे के छत्ते को छुआ आपकी सरकार का पतन हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है उदाहरण अगर देना है ना, तो प्रदीप जी अनुभव के साथ साथ एकदम निरपेक्ष भाव से इन चीजों को जरूर ग्रहण कीजिए कि महाराष्ट्र की स्थिति को आदर्श स्थिति मत बताइए। जिन स्थितियों का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी, जो 2 एमपीज की हमारी पार्टी की आपने चर्चा की, इन्हीं 2 एमपीज से सफर भारतीय जनता पार्टी का आज 300 से ज्यादा सीटों पर जीतने वाली पार्टी का बना है। आपको शायद 2015 आपको नहीं स्मरण है कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा बिहार में, जब भारतीय जनता पार्टी के बगैर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। तो उदाहरण आपने वही दिए जो आपको सूट करता था। मैं वो उदाहरण दे रहा हूं जो हमें सूट करता है। जहां तक आरसीपी सिंह का सवाल है, भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार जी ने पूर्व में भी अनेक अवसरों पर, जो दल के अंदर हो या दल के गठबंधन के साथी हो, अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आरोप देर से लग सकते हैं, आरोपों की सत्यता तक पहुंचने में वक्त लग सकता है, लेकिन कार्रवाई होगी और इसका अपवाद कोई नहीं। 26 वर्ष बाद आरोप लग सकता है। जब आपका संबंध खत्म हो गया तब आरोप लग सकता है। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैंने आप मेरी बात नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मंत्री थे नहीं, मैं आपको नहीं सुनूंगा। मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। उसके बाद अगर आनंद जी, राजीव जी सुनिए, ये शिष्टाचार नहीं है आनंद जी। नहीं, वो मेरे साथ बहस करते हैं, मैं दूसरों को नहीं। सवाल उन्होंने पूछ लिया, ठीक है, सवाल पूछ लिया। जब भी उनके खिलाफ आरोपों की, हाँ, आरोप उनके खिलाफ लगे, पार्टी ने आधिकारिक तौर पर उनसे स्पष्टीकरण पूछा है। स्पष्टीकरण में उन्होंने कुछ कहने के बजाय पार्टी छोड़ी है। अगर देश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है और जहां भी उन्हें ऐसी जानकारियां मिलती हैं तो इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम करने लगती हैं, और इसमें अगर पक्षपात नहीं होता है तो उनके पास इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है कि वो रिश्तों को खंगालने से लेकर इस पूरे साजिश का पर्दाफाश कर सकते हैं कि कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ किस स्तर पर सहयोग कर रहा था। ये तो पूरी तरह से उनके गेंद में, उनके पाले में ये गेंद है। इसीलिए, और मैं कांग्रेस की हालत बिहार में जमींदोज हो गए संगठन और उनके प्रवक्ता की बात सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ बात मैं खुन्नस और उनकी कुंठा क्या है, जिस गठबंधन में है उसकी कर रहे थे। बहरहाल वक्त हमारे पास इतना ही था। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।